अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से CAA लागू किया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और उनको ये बिल से बाहर रखा गया है, ये खुलेआम मोदी सरकार की एक साजिश है और इस तरह से ये होने नहीं देंगे। और इसके बाद से NRC और NPR भी लागू किया जाएगा। बार बार अमित शाह ने लोकसभा में ये कहते रहे कि ये भी लागू होगा और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम बातों पर उन्होंने खुलासा किया। देखते हैं रिपोर्ट। देने की बात की कि रद्दी वाले से मोहब्बत हो गई है, कागज दिखाना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क़ानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के ख़िलाफ़ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर क़ानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस क़ानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई TV के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA क़ानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, BJP के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों ने पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊँ क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूँ तो फ़ायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फ़ायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और
ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहाँ के इंडियंस यहाँ पर वहाँ चले गए जो इलीगल है, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निज़ाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अब हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए, इस मसले को पहुँचा देंगे उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए NRC होगा, NPR होगा। क्यों होगा भाई? क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था? 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए। उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है, वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज वर्दी वाले का जाएगा। वही तो हम बोल रहे थे सर। अगर ऐतराज कर रहे हैं आप जब, अच्छा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि NRC नहीं कराएंगे देश में, आप NPR नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, NPR NRC का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता। वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। सर, the last time Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR NRC exercise will not be done in Telangana. It was a unanimous resolution, and I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise done under a particular act. NPR NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. सर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर में एक आप ही हैं जो इस मसले को सबसे ज़्यादा उठाए, लेकिन सियासत में ये भी कहा जाता है कि अकेला चना बाहर नहीं पड़ सकता। क्या आप अखिल भारतीय जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना? समझे ना? जंगल में एक ही शेर होता। सर, क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे इसके खिलाफ? देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश
कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं अफ़गानिस्तान के, उनको आप सिटीज़नशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीज़नशिप देने से उनको। ये आप क़ानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप NRC और NPR करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया। क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप हम आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। पोलराइज कर रहे हैं हैदराबाद के बाद प्रदेश में चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के भी होने वाले हैं, लोकसभा के, हाँ, क्या वहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जगन तो हमारा दोस्त है और रहेगा। तो आपका सपोर्ट है सर? नहीं भाई, आप भी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है क्या आप मेरे? अपना काम आप करते, मेरा काम मैं करता हूँ। चुनाव सर आप नहीं, देखिए, अब तक तो बीजेपी वहाँ पर TDP से अलायंस कर ली। नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए। बीजेपी नायडू एक साथ आ गए और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा था। निकाल कर देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, निकाल कर देख लीजिए। और फिर बीजेपी वाले हमको बोलते ये आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, अजीब मामला है। अब बीजेपी नायडू लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन बचता है आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज़, जिसमें दलित्स और आदिवासियों के पास? क्या वो बीजेपी और नायडू के अलायंस कोड देंगे क्या? तो आप जगन नहीं, सुनो भाई, देखिए, आप ऐसा डोंट जंप द गन, सुन ले तो लीजिए। तो ये बात है। Sir, so if Naidu hadn't come in alliance with the BJP, do you think there would have been a fighting chance for the minorities? What I am saying is that Mr. Chandrababu Naidu was with BJP, and when I was an MLA, he supported Vajpayee also. So he has been consistently playing footsie with BJP. When he supported Mr. Narendra Modi to become the Prime Minister in 2014. When he left Mr. Narendra Modi, he called him a terrorist. Now he has again rejoined BJP. So the Muslims, Dalits, Christians and Adivasis on Andhra Pradesh will play a very decisive role now. Sunni will play a very decisive role. You will see what will happen. सर, हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन, हाँ, जियो मैं इलेक्शन लड़ा तो B टीम हो जाता हूँ, और कोई सुनिए और कोई बीजेपी से अलायंस कर लेगा तो दूध का दुलावा रहेगा। हाँ, ये सुन तो लीजिए। जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, हाँ, आप उसको बिठा के चाय पिला रहे हैं। और जो CAA का कानून बना रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश पे नहीं होगा? देश में अगर NPR NRC होगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा क्या? आंध्र प्रदेश में भी होगा। सर, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, मैं खुद केस डाला हूँ मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में। और इंडिया जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू को रेस करेंगे बोल के IUML वाले कह रहे हैं। मैं कैसा बोलूँ? मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। आप क्या, जैसे इससे पहले सवाल पूछा गया था सर, लाइक माइंडेड का भी सपोर्ट लेंगे क्या? अरे भाई, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। सर, वही चीज़ है कि मकसद एक है लेकिन सुर आप लोगों के अलग अलग है। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है ना, मंजिल तो एक ही है। केरला में जिस तरीके से, मतलब राज्य क्या, जिस तरीके से आपने कहा कि रेवंत रेड्डी से भी आप यहाँ पर ना लेकर आया जाए, तो आपको लगता है कि ऐसे हर राज्य करेगा तो दबाव बढ़ेगा? केरला से हो रहा है, शुरुआत हुई है। नहीं, केरला तो पहला स्टेट था, हाँ, जिसने, माफ़ कर रहा है एक मिनट, जिसने इसके खिलाफ जो है एक बाज़ाब्ता उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था।
केरला के ने 2019 में उसने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दैट द एप्रीहेंशंस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंडक्ट ऑफ NPR related activities leads to NRC in the wake of the Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all the activities connected with the updation of NPR in the state forthwith. This was the more or less the same resolution was also passed in Telangana Assembly. And my request to the present Chief Minister is that because government is always in a continuous form, parties will change based on the mandate of people have given. Now, a resolution of the Assembly has already been passed in Telangana. We hope that the present Chief Minister will also ensure that NPR and NRC will not be done in Telangana. Census has to be done, but NPR and NRC will not be done because the resolution has been passed. And even the Congress party, as a party at that time, when KCR was CM, that supported this resolution. मेरा सवाल ये था कि म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है क्या? 130 करोड़ जनता का चुनाव हो रहा और नोटिफिकेशन आने से 4-5 दिन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब रिजाइन कर देते हैं। ये क्या मजाक है क्या भाई? नहीं तो मत कराइए इलेक्शन, क्या है ये? 4 दिन पहले वो रिजाइन कर देते हैं और फिर आप 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी आप माने 14 तारीख को बोल रहे हैं, मीडिया में आया कि 14th को मीटिंग होगी। जाहिर है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, जो गलत कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप बना रहे हैं, तो माने 2:1 पे 2 लोगों को बना देंगे। दूसरे दिन शायद हो सकता है प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ले और 1 दिन 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर देंगे। कैसे क्या है ये तो काफ़ी अजीब है। सर, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे तेलंगाना में और कई सारे जगह